Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. प्यारे विद्यार्थियों, आज तक हमारा पोर्शन यानी सिलेबस प्रथम सोपान का पूरा खत्म हो गया है। अब जो हम कर रहे हैं पुनरावर्तन रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको जो 6 पाठ का प्रथम सोपान के गद्य भाग में 6 पाठ है, उसमें से पहला पाठ ले रही हूँ बड़े घर की बेटी। तो आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा है ये पाठ, और कहानी के रूप में भी है, समझने में भी आप बहुत आसान है और लिखने में भी आपको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े घर की बेटी नाम सुनते ही आपको पता चलता है क्या होगा, आपको समझ में आया। फिर भी हमारा जो काम है कि आपको रिवाइज करते रहना, पुनरावृत्त करते रहना है, और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से हम लोग ये कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सुनते रहना है ये वीडियो को, और आप लिखने का जो है प्रैक्टिस करते रहना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक सब अवॉइड करना है। फर्स्ट ईयर में आपको बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो भी क्या है, अब सेकेंड ईयर जाके से बोर्ड एग्जाम आता है, वहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक सब देखते हैं, और विषय को भी लिखने के लिए, स्क्रीन लिखने के लिए आना है। इस उद्देश्य आप क्या करते रहना है, घर में लिखना प्रैक्टिस करते रहिए, और पुस्तक को पढ़ते रहिए, पाठ को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और इस वीडियो को भी आप सुनते रहिए। आप कभी भूल जाएंगे तो आपको फिर से ये रिकॉल हो जाता है। तो मैं ले रही हूँ आज जो है पुनरावृत्ति के हिसाब से बड़े घर की बेटी जो है प्रेमचंद लेखक परिचय आपके एग्जाम में नहीं पूछे, ये वीडियो में हो चुका है, लेकिन जो कहानी जो है ये बड़े घर की बेटी में आपको याद रखना है। तीनों व्यक्तियों को नाम याद रखना है, श्रीकंठ, और एक श्रीकंठ लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ जो है बड़ा भाई है, लाल बिहारी छोटा भाई है, और इसकी जो पत्नी है आनंदी, जो आनंदी, ये 3 विचारों को आप मन में रखना है, नाम याद रखना है। इसकी पत्नी किसके पति है, और भाई कौन है, और प्रेमचंद ये जो बेनी माधव सिंह जमींदार थे। ये सारे विचारों को आप याद रखेंगे, नाम को याद रखेंगे, आपको लिखने में आसानी हो जाती है। तो प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, और सामाजिक जीवन के सुषम चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में लिखा है, और इस ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घर में आए दिन घटती रहती है। सबके घरों में रहता ही है, सास बहू, बेटा बेटी, या पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, ऐसे आए दिन घटती रहने वाली कहानी को यहाँ पे लिखा है। आनंदी बड़े घर की बेटी है, और संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। तो श्रीकंठ के घर में उतना सुविधा नहीं था कि जितने उसके घर में थे, तो उस हिसाब से वो शादी होकर आने के बाद किस प्रकार चलती है, किस प्रकार व्यवहार करती है, यहाँ पे ये एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ जाता है। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया था कि दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था, वो प्रेम भी शिथिल हो गया। लाल बिहारी घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, और घर को बिखरता हुआ देखकर आनंदी ने क्या करते हैं, मिलाना चाहती थी, और उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं
कष्ट सहकर अपमानित होकर भी क्या करती है, परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर सदस्यों के साथ प्यार से व्यवहार करती है। सब लोग एक जैसे ही नहीं रहते, सब क्या है अलग अलग तरीके के रहते। थोड़े लोग बिगड़ता हुआ संसार को और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए देते हैं और सदस्यों में क्या है द्वेष भाव भरने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, व्यक्ति या महिला या पुरुष भी ऐसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद्र जी आनंदी वैसी नहीं थी, ऐसी सुशील लड़की है, औरत है, बता रहे हैं। यही इस कहानी का संदेश है। तो पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। परिवार में किस प्रकार व्यवहार करना, बड़े घर की मतलब बड़े घर का ये दौलत जगाना नहीं चाहिए। बड़े घर की रहेगी लेकिन किस प्रकार व्यवहार करती है यहाँ पे इस पाठ के अंतर्गत आता है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी बड़े धनधान्य संपन्न थे, बहुत रिच थे। गांव में तालाब और मंदिर जिनकी मरम्मत की मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। दरवाजे पर हाथी झूमता था बेनी माधव सिंह के घर पे और उन्हीं की उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस जिसके शरीर में अस्थिपंजर के सिवा और कुछ शेष भाग नहीं था, उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को मेड़ में दे चुकी थी। उनकी वर्तमान आय सैलरी जो था 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, बेनी माधव सिंह को 2 बेटे थे, वही है श्रीकंठ और जो है लाल बिहारी सिंह। बड़े का नाम था श्रीकंठ, वही इनका जो पिता है बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह के 2 बच्चे हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह। और उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA डिग्री पट्टी प्राप्त की थी, हासिल किए थे और दफ्तर में या ऑफिस में नौकरी करते थे। और छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा था, बहुत गोल था और चौड़ी छाती थी। भैंस का 2 से ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। लाल बिहारी सिंह के बारे में बोल रही हूँ। और उन्होंने इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। श्रीकंठ सिंह की दिशा की बिल्कुल विपरीत थी, जो लाल बिहारी सिंह के था वैसे नहीं था। और ये भाई और 2 भाइयों में अलग अलग तरीका था। तो बड़ा भाई जिम्मेदारी वाला था, छोटा भाई इतना जिम्मेदारी नहीं था क्योंकि लाडला भी था माँ बाप का। तो और ये जो है पढ़ाई में भी आगे था श्रीकंठ, तो पूरा विपरीत था। जो बेनिया जिसका श्रीकंठ का जो व्यवहार था उससे ये विपरीत व्यवहार करते रहता था। और श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। बहुत BA पढ़ चुके थे, अंग्रेजी बहुत जानते थे। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि जो भी है भाषा आती है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं वीडियो में अंग्रेजी में, लेकिन सब जगह अब क्या है अंग्रेजी का ही व्यामोह ज़्यादा हो चुका है। सब लोग भी उपयोग करते हैं अंग्रेजी में फिदा हो गए हैं। तो ये जो जानते थे लेकिन उतना ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, विशेष प्रेमी नहीं थे। और बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। बहुत जानकारी रखने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले यही एक व्यक्ति थे, कौन है श्रीकंठ जी। तो गांव में उन्हें बहुत इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, सब कुछ करते थे। और दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह में से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र पर पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए
हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था, इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, क्योंकि सब लोग आजकल के ज़माने में क्या है, मिलजुल कर संयुक्त कुटुंब में रहने के लिए पसंद नहीं करते, अलग अलग कुटुंब में जीना चाहते थे। सोचते हैं कि पति पत्नी इतनी चाहिए, सास ससुर, देवर देवरानी या जेठ जेठानी कोई भी नहीं चाहिए, ऐसे ही सोचने वाले ज़्यादा लड़कियां रहती। पहले तो क्या है, जॉइंट फैमिली रहता था, मज़ा बहुत, खर्चा वर्चा सब कोई भी नहीं सोचते थे। लेकिन आजकल क्या है, खर्चा भी उतना ही है, मोल भी इतना बढ़ गया है, और लड़कियों को भी पहले उतना शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन उसके बाद में देना चालू किया। अभी क्या है, लड़कियां भी कमाने के लिए जाते हैं तो उतना पसंद नहीं करते हैं जॉइंट फैमिली में। मैं और मेरा पति ऐसे ही सोचने वाले ज़्यादा लड़कियां हैं, ये प्रेमचंद जी बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आनंदी थी, बड़े घर की उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप के एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, तहसीलदार के रूप में काम करते थे। विशाल भवन था, कितनी पैसे वाली थी देखिए, विशाल भवन था, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज और ईगल, बाहरी शिकारे, झाड़, फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और तृण, जो ये प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ थे, यहाँ सभी विद्यमान थे, सब कुछ था। तालुकेदार की लड़की थी, बहुत कुछ से आरामदायक सुविधाजनक फैमिली थी, वहाँ पे पैदा हुई थी, और नाम का भूप सिंह। तो आप याद रखिए, तो इसका जो है ये दोनों के पिता है बेनी माधव सिंह, ये याद रखिए, बेनी माधव सिंह। और आनंदी के जो पिता थे भूप सिंह। आपको याद रखना है कहानी लिखते समय कौन किसका बाप, किसका पति, ये सब याद रखना है। तो ये श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता बेनी माधव सिंह और आनंदी के भूप सिंह। सारी सुविधाएं भूप सिंह के घर में था, यानी आनंदी के घर में थे। तो वहाँ पे नाम का भूप सिंह बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं ना था, और 7 लड़कियां हुई, और दैव योग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, 3 लड़कियों का दिल खोल कर किए। उसके बाद के जो भी है दिल बंद करके नहीं, लेकिन ऐसे बोल रहे दिल खोल के दिए, क्योंकि बहुत 7 बच्चे थे, तो बाद में कम होते जाते, माँ बाप के दिल में दुख हो जाता है, तो लड़कियाँ एक का एक बाहर जा रहे हैं। तो 15-20 हज़ार रुपयों का खर्च सिर पर हो गया। तो आगे खुली, हाथ समेट लिया, सब तंगाई आ गई। 3 लड़कियों को शादी करके देना बहुत मुश्किल था, तो पैसे जमते नहीं है, लड़कियों को शादी करके देते समय पूरा पैसा खाली हो गया, तंगाई आ गई। ये आनंदी जो थी, चौथी लड़की थी, बहुत प्यारी लड़की थी इनकी। 3 लड़कियों को उन्होंने दिल खोल के दी, शादी किया था, मतलब 3 लड़की जवान थे, इसलिए देना ही पड़ रहा था। हाथ में पैसा भी था, हाथ पूरा खर्चा हो रहा था, पूरे हिसाब से उन्होंने पूरी तरफ से उन्होंने क्या हो गया, शादी करके दे दिए थे। ये चौथी लड़की थी आनंदी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, बहुत ही सुंदर और गुण भी बहुत ही अच्छे थे। और लड़की, चौथी लड़की थी, अपनी सब बहनों में से 7 बहनों में बहुत ही खूबसूरत थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे, और सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। तीसरी लड़कियों को दिल खोल कर इन्होंने शादी किया था, चौथी लड़की का सोच रहे थे कहाँ से होगा, ना तो यही चाहते थे कि तृण का बोझ पड़े। तृण का बोझ मतलब क्या है, लोन या साला, तो क्या है, बहुत से बहुत
हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो 3 शादी होने के बाद खर्चा हो गया है और ऐसे ही खर्चा फिरते जाएगा, लड़की जवान हो जाती है, शादी का उम्र चला जाता है, इसके लिए किधर से मैं कर्जा ले लूँ, ऐसे सोच रहे थे। न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके साथ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए, शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, तो व्यक्ति को देखते ही, लड़के को देखते ही बहुत ही रीझ गए मतलब क्या है, फिदा हो गए, मरुड़ा हो गए। तो लड़के को देखते समय ही बहुत ही अच्छा लड़का था, गुण स्वभाव सब देखा, देखने में भी अच्छा है, बातचीत में भी अच्छा है, इसके लिए रीच मतलब क्या है, इंग्लिश का रीच नहीं है, रीच मतलब फिदा हो जाना, मरुड़ा हो दो। और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। तो बहुत ही धूमधाम से इसके साथ शादी कर देते हैं। इतना है आज के शादी के बाद की विचार क्या क्या है हम देखेंगे अगली कक्षा में, हम मिलेंगे फिर से। धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.